करंट अफेयर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अ डेकेड ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी से आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। सो वी हैव अ डेकेड ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी की अगर हम बात करेंगे सो इट इज़ इन 2014। ठीक है, तो 2014 में हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई। तो इससे पहले हमारी कौन सी पॉलिसी होती थी? लुक ईस्ट पॉलिसी, जो हमने 1994 में हम इसका ओरिजिन था। सो वी हैव एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर्स जकार्ता इंडोनेशिया और ये बैंकॉक डिक्लेरेशन से 1967 में बनी है। तो इसके मेंबर्स कौन हैं? सबसे पहले तो हम फाउंडिंग मेंबर्स की बात करेंगे। इट इज थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इसी सीक्वेंस पे और मैपिंग करते हुए भी समझेंगे तो इट विल हेल्प अस। देन इट इज ब्रूने, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस एंड म्यांमार। हमारा पिछला एक क्वेश्चन था जब हम इंडिया और थाईलैंड का कवर कर रहे थे, तो मैत्री क्या थी? हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, मिलिट्री जो हमारी एक्सरसाइज होती है। तो हमने थाईलैंड का कवर करा था क्या कि कौन से एडजॉइनिंग नेशंस है, तो म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, वहां से याद हो जाएंगे। एंड हियर इट इज गल्फ ऑफ थाईलैंड, पैसिफिक ओशन में। ठीक है, तो मेरे लिए एशियान इंपॉर्टेंट क्यों है? 11% ऑफ इंडियन ग्लोबल ट्रेड होता है। एशियान के जो देखिए, एशियान के पास कंज्यूमर मार्केट है, लेबर फोर्स है, मैन्युफैक्चरिंग हब है और एफटीएज हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, जापान के साथ। तो 11% ऑफ इंडियन ग्लोबल ट्रेड तो मेरी चली रही है। सिंगापुर मेरा सबसे बड़ा पार्टनर है और सेमीकंडक्टर्स जो कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में आगे जाके ज़रूरी है, तो मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रोजेक्ट्स, इंडिया म्यांमार थाईलैंड टेरिटोरियल हाईवे, कलादान मल्टीमोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चाइना जो साउथ चाइना सी में जो अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है, उसके लिए एक्सरसाइज लाइक सागर, जिसको मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसके साथ एशियान के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो कोई भी अगर आंसर हो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली और हिस्टोरिकली बुद्धिज्म से हम लोग कनेक्टेड है। एंड एट द सेम टाइम अगर हम आंसर को अगर हिस्टोरिकली भी शुरू करें तो हम बालपुत्र देव ने के लिए बुद्धिज्म के लिए किस तरीके से देवपाल ने 200 विलेजेस को दान में दे दिया था, डोनेट कर दिया था फॉर बुद्धिज्म। तो इस तरीके से एक आंसर बन जाएगा। सो दिस वॉज इंडिया एंड एशियान एज पर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ 2014। नेक्स्ट वी हैव इज आरटीआई अपील्स डिस्पोज नियर 100%। तो यूनियन मिनिस्ट्री ने अभी अनाउंस करा है कि 100% ऑफ आरटीआई अपील्स आर बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ विद पेंडेंसी डिक्रीजिंग एनुअली। ठीक है, तो आरटीआई है क्या? आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है कि आप पब्लिक अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए। ठीक है, तो इससे पहले कोई भी एक्ट होगा तो आरटीआई से पहले फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 था। पहला अपील सिस्टम विद इन 30 डेज आपकी कंप्लेंट फाइल करने के लिए, उसके बाद आप 90 डेज बाद सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए अपील का रिजोल्यूशन विद इन 30 डेज एक्सटेंडेबल टू 45 और डिसीजन बाइंडिंग होता है। मोर ओवर जो CICs और SICs है विल बी कवर्ड लेटर ऑन, हम प्रॉपर जब पॉलिटी का सेक्शन करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे 2024 शाइन्स लाइट ऑन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को इकोनॉमिक लेवल पे पहली बार एड्रेस करा गया है बाय इकोनॉमिक सर्वे। तो देखिए, डेटा कभी भी एग्जैक्ट नहीं याद हो सकता कितना भी हम कोशिश करें। सो इंडियन अडल्ट 10% है और एक तो किस पे होगा हमारे पास? इंडियन अडल्ट इस चीज़ से कर रहे हैं तो नेक्स्ट अडोलेसेंट्स भी कर रहे होंगे। वो क्या फेस कर रहे हैं, मतलब फेस कर रहे हैं? सबसे पहले मूड स्विंग्स जो सबसे ज़्यादा है, एक्सट्रीम इमोशंस एंड एंजाइटी, तो ये 3 प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अब अर्बन एरियाज में से ज़्यादा फील करा गया है रादर रूरल एरियाज में। ठीक है, अब इसमें क्या हम लोगों ने एफर्ट्स लिए हैं इंडियन लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत अराउंड 2 लाख, इतना तो डेटा याद नहीं रहेगा, 2 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंतर्गत हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर, अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर, अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो इनको बनाया गया है। 53 टेलीमानस जो कि 20 लैंग्वेजेस और 1600 ट्रेंड काउंसलर्स के थ्रू हम उन्हें हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे अडल्ट्स, तो क्या हमने अडोलेसेंट्स के लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है? यस, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो कि अडोलेसेंट्स के लिए होता है। इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको रिकॉग्नाइज करा गया है बाय बॉडीज लाइक WHO, जिसमें थीम थी मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट एंड द पारो डिक्लेरेशन दैट डील्स विद द मेंटल हेल्थ केयर एंड सर्विसेज यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड हो। सो ऑल दीज विल हेल्प अस। तो इसे हम कौन सा
एक हमारा भी कवर होगा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ। तो हम इसे वहाँ पे जब हम बोलेंगे ना कि मेंटली, कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ किस तरीके से हो सकते हैं, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, वहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी टू वल्नरेबल सेक्शन। पहले तो सोशल सिक्योरिटी क्या है? सोशल सिक्योरिटी पब्लिक प्रोग्राम्स है जिससे कि मैं इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हूँ इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या फैमिलीज़ को। फॉर एग्जांपल जैसे पेंशन प्रोवाइड करना, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स देना, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देना, हेल्थ कवरेज, मैटरनिटी लीव, इन सब चीज़ों की जो प्रोग्राम्स है कि सोशल सिक्योरिटी कवर करता है। वल्नरेबल सेक्शंस क्या होते हैं? वल्नरेबल सेक्शंस वो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी होते हैं जो सिचुएशंस लाइक ड्रॉथ, फेमाइन, अर्थक्वेक जैसे नेचुरल डिजास्टर्स या एंथ्रोपोजेनिक जैसे कोविड जैसी सिचुएशन जब हमने फेस करी थी, तो जो उससे रिकवर नहीं कर सकते हैं, लाइक जिसमें हम मान सकते हैं चिल्ड्रन, विमेन, फिजिकली डिसेबल्ड, पुअर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, उन सबको हम वल्नरेबल सेक्शन के अंतर्गत रखेंगे। तो यू विल से कि देखिए नेशनल सोशल सिक्योरिटी एक्ट, मनरेगा जैसे एक्ट, यस ये एक्ट्स तो है ही ये, लेकिन इनमें फंडिंग की प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों ने वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं एक्सेस। और 91% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स इनफॉर्मल लेबर सेक्टर में है, सो इट बिकम्स इवन मच मोर वल्नरेबल। तो क्या करा जाए? तो वी हैव अ सोल्यूशन फॉर इट। तो 2015 में कुछ प्रोग्राम्स आए थे जिसमें अटल पेंशन योजना, ये तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए थी कि आप 18 से 40 ईयर्स ऑफ एज आप अपने कंट्रीब्यूशन करोगे और जैसे 60 साल के आप होंगे तो आपको पेंशन मिलने लग जाएगी। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को पेंशन प्रोवाइड करने के लिए था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, जीवन से ही पता चलता है कि इट इज़ लाइफ इंश्योरेंस। कितना आपको, कितना पर एनम कितना देना होगा? 330 रुपीज़। एज लिमिट क्या है? 18 to 50, 18 to 40, 18 to 50, और ये टैक्स बेनिफिट दोनों ही हैं, ठीक है। देन यू विल हैव प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मतलब एक्सीडेंट, तो या तो आपका पार्शियल एक्सीडेंट हो जाए या फिर मतलब आपका फॉर एग्जांपल 2 लाख एक्सीडेंटल डेथ विद फुल, या फिर फुल डिसेबिलिटी हो जाए या पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाए 1 लाख के लिए, यहाँ पे 12 रुपये पर एनम देना पड़ेगा और यहाँ कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं, इन 3 प्रोग्राम को हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को किस तरीके से सिक्योर कर सके, वी कैन यूज इट, एंड ऑल दीज योजनास वर लॉन्च्ड इन 2015। स्मार्ट सिटी मिशन भी 2015 में ही लॉन्च हुआ था। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स ऑन स्टेट्स राइट टू टैक्स मिनरल रिच लैंड्स, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग तो जो भी मिनरल रिच लैंड है उसमें टैक्स को इम्पोज करने की अथॉरिटी स्टेट्स को दी गई है। लेकिन एक्चुअली में चल क्या रहा है बैकग्राउंड पे? तो हमें एक एक्ट को समझना पड़ेगा जो है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957। नाम से ही पता चल रहा है कि मिनरल्स को एक्सप्लोर, उनका एक्सप्लॉइट ना हो पाए और किस तरीके से हमारी इकोनॉमी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट मेंटेन हो। 2015 में अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट के तहत क्या चीज़ आ चुकी थी कि इलीगल माइनिंग के लिए पेनल्टी स्ट्रिक्ट हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन कि जो भी एरियाज उससे अफेक्टेड है उनको कैसे हम सिक्योर या उनमें बेटरमेंट कैसे लाया जाए। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की किस तरीके से मिनरल एक्सप्लोरेशन अच्छे बेहतर तरीके से आए, और मिनरल कंसेशंस जो होंगे वो ऑक्शन के माध्यम से ही होंगे मैंडेटरीली। इसके बाद 2021 में फिर अमेंडमेंट आ चुका था जहाँ पे क्लैरिफाई करा गया कैप्टिव और मर्चेंट माइंस में। कैप्टिव माइंस मतलब कि वो माइंस जो मिनरल्स निकलेगा वो खुद ही यूज़ करेंगे, लेकिन 50% ओपन मार्केट में भी बेच सकती है कैपेबिलिटी है। मर्चेंट माइंस तो ओपन मार्केट में बेचने के लिए ही हैं, और जितने भी प्राइवेट सेक्टर मिनरल कंसेक्शंस होंगे वो ऑक्शन के थ्रू ही जाएंगे। उससे इंपॉर्टेंट आ जाता है 2023 का अमेंडमेंट। इसमें क्या हुआ? सबसे पहले 12 अटोमिक मिनरल्स जो लिमिटेड, जो 12 अटोमिक मिनरल्स थे उसमें से 6 को हटा दिया गया, जैसे लिथियम, बेरिलियम और टाइटेनियम, ठीक है। चलो पहले तो हटा दिया। क्यों हटाया? अब इससे देखा जाए मैं प्राइवेट सेक्टर एफडीआईज को अट्रैक्ट करूँगी, ठीक है। मैंने उसके साथ साथ रेयर अर्थ मेटल्स या लिथियम, कोबाल्ट, इनकी भी मैंने रिकॉग्नाइज करा क्योंकि मुझे पता है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज तो यही हैं, ठीक है। गवर्नमेंट्स का क्या रोल है? सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होगा ऑक्शन करना एक्सक्लूसिवली। नाउ दीज वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट। क्या करेंगे? माइनिंग लीजेस या कंपोजिट लाइसेंसेस। तो स्टेट का काम क्या होगा? जब ये ऑक्शन हो जाएगा तो ये ग्रांट करेंगे। तो ये हमारा क्लियर हो गया है। एक्ट हमने विद लेटेस्ट अमेंडमेंट कर लिए हैं। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी कि अगर हम हिस्टोरिकली जाने तो
पहले क्या था कि सेंटर की प्राइमरी अथॉरिटी थी टैक्सेशन में, लेकिन नहीं, ये स्टेट लिस्ट में आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये स्टेट लिस्ट में आता है, तो उस पर टैक्स करने की अथॉरिटी भी किसकी है? स्टेट्स की है। तो फिर सेंटर क्या करेगा? सेंटर सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशंस इम्पोज कर सकता है। तो जो अभी हमने एक्ट पढ़ा था, क्या उसमें ऐसा कोई प्रावधान था कि सेंटर को लिमिटेशन? नहीं था, उसमें नहीं था कोई भी ऐसा पॉइंट। तो आप उस एक्ट के माध्यम से नहीं करेंगे। कौन से एक्ट के साथ? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से नहीं। आप पार्लियामेंट में लॉज बनाइए तो आप सिर्फ लिमिटेशन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम, ठीक है, पहला जब ये एक्ट आया तो सेंटर को अथॉरिटी दे दी थी और बोल दिया था कि स्टेट सिर्फ रॉयल्टीज़ कलेक्ट करेंगे, और रॉयल्टीज़ क्या होती हैं? टैक्स में बोल दिया। फिर बोला नहीं, वो टाइपोग्राफिक एरर हुआ होगा, तो वो रॉयल्टीज़ नहीं, रॉयल्टीज़ एंड टैक्स दो अलग चीज़ें हो गई। इस बात को रीअफर्म भी करा गया है। एंड रॉयल्टीज़ एंड टैक्स बोथ आर डिफरेंट। ये एक अग्रीमेंट है, ये स्टैट्यूटरी है, एनफोर्स्ड बाय लॉ है, और ये पब्लिक पर्पस के लिए, ये प्रिविलेजेस या बेनिफिट से रिलेटेड है। सो दिस वॉज योर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन स्टेट राइट्स टू मिनरल रिच lands. So another is SC judgment on Muslim women's right to maintenance. ठीक है, इससे पहले हम समझ लेते हैं दो चीज़ों को। 125 सेक्शन ऑफ CRPC, तो मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर अ पर्सन विद सफिशिएंट मीन्स, ठीक है, ऐसे वर्ड ज़रूरी है, टू पे मंथली मेंटेनेंस अलाउंसेस। किन चीज़ों में देगा? उसकी वाइफ को, ठीक है, जो अपने आप को नहीं मेंटेन कर पाएगी, अपने माइनर बच्चे को, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो। देखो, माइनर बच्चा को तो देना ही पड़ेगा। अडल्ट चाइल्ड को, अगर वो डिसेबल्ड फिजिकली या फिर मेंटली, तो ऑब्वियसली वो अपनी केयर तो नहीं कर पाएंगे, फादर मदर को, ठीक है, इफ़ दे कैन नॉट मेंटेन देमसेल्व्स। तो ये CRPC 125 सेक्शन के अंतर्गत है। अब यहाँ पे मुस्लिम विमेन का केस था, तो देयर इज अनदर एक्ट, दैट इज मुस्लिम विमेन्स एक्ट ऑफ 1986, ठीक है। Muslim Women Rights Act of 1985 was enacted to safeguard the rights of Muslim women post Shah Bano case. तो इस मोहम्मद अब्दुल समाद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना में उसने ये बोला कि जो मुस्लिम विमेन एक्ट ऑफ 1986 है, वो ओवरराइड कर सकता है सेक्शन 125 ऑफ CRPC। तो SC ने ये जजमेंट दिया दैट नो, SC affirmed that 125 CRPC applies universally to all women। तो जो हमने ये देखिए, मुस्लिम विमेन्स एक्ट ऑफ 1986 तो मुस्लिम विमेन को कवर करेगा ना, बट 125 सेक्शन क्या है कि रिलीजन न्यूट्रल है, ठीक है, टू ऑल द विमेन, नॉट जस्ट द मैरिड वंस, एंड मुस्लिम विमेन कैन सीक मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC डिस्पाइट द 1986 एक्ट, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो बात करी थी उस चीज़ को SC ने नहीं माना, एंड दे सेड कि नहीं, वो उसको माध्यम से भी ले सकती है मेंटेनेंस। सो दिस वाज SC जजमेंट ऑन द मुस्लिम विमेन्स राइट टू मेंटेनेंस।